नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल 2020 और 21 के लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग बैच 3 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी इस प्रेजेंटेशन को आखिर तक जरूर देखिए, बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, गाइडेंस मिलने वाली है पूरी। इसके जो कंटेंट रहने वाले इस प्रेजेंटेशन के जिससे कि आप पूरी देख पाएँ वो है कि कैसे आपको क्या एसएससी एग्जाम का आज के टाइम में तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना कोरोना का संकट है, आर्थिक संकट भी है, उसके बाद एग्जाम का अनसर्टेनिटी है। इस तरह के माहौल में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर जॉब, यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब है और गवर्नमेंट सेक्टर जॉब है, उसका डिसीजन कई बार क्या है कि आप प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रहे हैं, क्या छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, या तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है एग्जाम आपका बहुत टाइम के बाद में हो, रिजल्ट आने में 2-3 साल लग जाए, तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ कैसे स्विच करना चाहिए। उस तरह की चीजें हम लोग इसमें कौन कौन से फैक्टर आपको प्रभावित करेंगे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। उसके बाद करेंगे एसएससी एग्जाम ओनली या साथ में किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करनी चाहिए ताकि रिस्क है कम हो जाए। अगर वो करनी चाहिए तो कौन से ऐसे एग्जाम हो सकते हैं या नहीं करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम एक एग्जाम पे फोकस करके आप अपना रिजल्ट ले लें। आगे फिर हम देखेंगे कि एसएससी एग्जाम है वो कितना समय आपका ले सकता है, हाउ मच टाइम यू नीड अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो। और एसएससी एग्जाम है, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पूरे कैलेंडर पे क्या होगा और कंपटीशन पे क्या होने वाला है। एसएससी एग्जाम है वो 4 स्टेजेस होती हैं। अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए तरीके से नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल की, पहले कभी तैयारी नहीं की है कंपटीशन एग्जाम की, तो ये इस तरह की चीजें उन स्टूडेंट्स के लिए। पूरा सिलेबस जानकारी लेंगे, क्या सिलेबस होता है, फोकस एरिया क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपकी है। इसके अलावा जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम का या दूसरे एग्जाम का होने वाला है, उसका कैसे इंटीग्रेट करें अपनी तैयारी में। एसएससी सीजीएल कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है और आखिर में डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, तो उससे कैसे निपटें या क्या ऐसे रीजन है जो क्या हो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। एसएससी एग्जाम है स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी कर देते हैं ये भी हमें जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और एसएससी सीजीएल का स्टडी कंटेंट क्या पढ़ना चाहिए आपको, कौन सी किताबें पढ़ सकती हैं, रेलेवेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, और दुनिया भर का ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट है, उससे आप कैसे निपटें या उसमें से राइट चीज आप कैसे सिलेक्ट करें। एसएससी सीजीएल है वेयर डू यू नीड टू स्टार्ट, कि अब आपको कहाँ से स्टार्ट करें, अभी फिलहाल आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी टायर 3 क्वालिफाइड हैं, टायर 4 क्वालिफाइड हैं, या एक बार टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई हुआ था उसके बाद आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं है या आप फ्रेशर हैं, तो कैसी स्ट्रेटजी और क्या आपकी फिलहाल पोजीशन है। और पिनेकल एसएससी सीजीएल जो विषय और जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या करवाने वाले हैं। तो ये एक लंबी प्रेजेंटेशन रहने वाली है, गाइडेंस से लेकर प्रेजेंटेशन, एक पूरा कोर्स है गाइडेंस का ये इनफैक्ट है। तो आप पूरा ध्यान से पढ़िए, समझिए इस क्वेश्चन इसको प्रेजेंटेशन को। और ये जो हमारी वेबसाइट है sscglpinnacle.com, उसके ऊपर एज ए ब्लॉग के रूप में भी आपको ये सारे जो चीजें कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा विस्तार के साथ में प्रोवाइड वहां पे कराया जाएगा, जिससे कि आप अगर कोई नॉलेज लेना चाहते हैं तो सारी नॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आगे देख लेते हैं वेदर प्रिपेयर टू एसएससी। पहला जो हमारा कंटेंट था, टॉपिक था, वो था कि आपको एसएससी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज बेटर टू नॉट प्रिपेयर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 2-3 years टाइम ऑफ योर कैरियर विच यू कुड हैव डन ग्रेट इफ डिफिकल्ट एट्रीब्यूट्स आर नॉट फेवरेबल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को ही इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या एसएससी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आपको अपने पीछे बैकग्राउंड का चेक करना पड़ेगा। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं आपको, तो मुझे लगता है कि आपको 2-3 साल इसमें इन्वेस्ट करने के बजाय आप अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, जिससे कि वहां पे अगर स्किल सीखते हैं, वहां पे इनोवेशन करते हैं, ठीक है, तो आप ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं इस एग्जाम की तैयारी करें। देखिए इस प्रेजेंटेशन, ये बहुत ही गाइडेंस वाली प्रेजेंटेशन होने वाली है, एक न्यूट्रल प्रेजेंटेशन होने वाली है। तो यहाँ पे कोई ऐसे आपको नहीं जबरदस्ती बताया जाएगा कि नहीं एसएससी ही जॉब सबसे बेस्ट है और आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। आपको पूरा ओवरऑल एनालिसिस सिनेरियो समझाया जाएगा, जिससे कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, आप सिलेक्ट कर सकें कि आपको क्या दिशा, किस दिशा में जाना है। तो ये कैरियर एडवाइस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन ज्यादा है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। फिर आप देखिए आगे कि एसेस योर
आपको अपना एकेडमिक जो क्रेडेंशियल है उसके बारे में भी असेसमेंट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत कमजोर बच्चा है वो स्टार्ट कर देता है और उसको कोचिंग सेंटर पर मारते हैं कि साइंस आए तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। ये बातें ठीक है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन देखो ये जब कंपटीशन में कुछ एक लिमिट होती है, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, उसकी एबिलिटी होती है। कुछ बच्चे वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ गाना बहुत अच्छा करते हैं। अगर कोई मेरे से बोले कि मैं गाना गाऊं तो हो सकता है मैं नहीं गा पाऊं, तो जबरदस्ती उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करने की जरूरत होती है। तो पहले आपने देख लीजिए कि आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल है वो ठीक ठाक जरूर हो। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ब्रिलियंट हो, वो भी अच्छी बात है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बिल्कुल ये एग्जाम निकाल ही देंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई में आप पीछे कमजोर रहे हैं, ठीक है, और देखना पड़ेगा किस रीजन से भी कमजोर है, लेकिन ये जरूर फैक्टर है। हम जो अपनी रिसर्च करते हैं टायर 3 टायर 4 में जो बच्चे पहुंचते हैं, उसमें एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड वाला बच्चा है, उनकी मेजोरिटी होती है 95-98% के आसपास होती है। तो ये जरूर देख लें कि ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी टाइम भी खराब कर रहे हो और इस दौरान आप कुछ पैसे और कमा सकते थे, अपना और कोई स्किल सीख सकते थे। आज के टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटी है स्किल सीखने के लिए, वो आपकी लूज हो रही हो। तो इस पे जरूर आप ध्यान रखें। फिर है कि आप क्या, ऐसा तो नहीं कि आपकी 29 साल ऑलरेडी एज हो चुकी है और आप इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके रिस्क हो जाता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा इसकी एज लिमिट क्या क्या है। तो आमतौर पे ज्यादातर पोस्ट होती है वो 27 साल की होती है, 50-60% के आसपास। उसके बाद 30 साल जनरल कैटेगरी में। जो बच्चा 28-29 साल के आसपास है, मुझे लगता है कि उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या इस दौरान अगर एकेडमिक क्रेडेंशियल उसका अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए ये चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। उसको अवॉइड करना चाहिए ऐसी प्रिपरेशन जहां पे कि 2-3 साल लगे भी और जीरो आउटपुट मिले और अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चेक योर एज एंड अदर कांस्टेंट जो आपको दूसरे चीजें रोकती है। फिर है कि थिंक रैशनल नॉट इमोशनल। यहाँ पे ये समय ये नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई दुनिया कर रही है एसएससी की तैयारी आप भी स्टार्ट कर दें। इमोशनली नहीं, रैशनली आप सोचना स्टार्ट कीजिए। आमतौर पे क्या होता है कि अगर कोई बैकग्राउंड भी ठीक है, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल भी ठीक है, आपकी कमांड भी है कई चीजों पे, और लेकिन तैयारी का बेस इतना नहीं है। तो जब बेस स्टार्टिंग में मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चा 30 मार्क्स ले रहा था, लेकिन उसका मैंने पूरा एनालिसिस किया कि ये कर सकता है नहीं कर सकता, इसका एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसका आईक्यू लेवल है, बाकी सारी चीजें चेक करने के बाद में ये भी देखने को आया कि ये वाले बच्चे हैं वो 160 तक भी पहुंच जाते हैं। इनके ऐसे भी होते हैं जो 90 है उसको 100 नहीं होता, उनसे 110 नहीं होता, आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसका भी एनालिसिस आपको करने की आवश्यकता होती है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल और डेडिकेशन का लेवल है ना वो कितना है। तो ये असेसमेंट सारी करेंगे, आप एक राइट दिशा में पहुंचेंगे और फिर सोच पाएंगे कि आपको ये एग्जाम की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है। दूसरी बात है, आगे देख लेते हैं प्राइवेट सेक्टर का जहां तक सवाल है। अब प्राइवेट सेक्टर के बारे में देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट जॉब के डिसीजन कौन कौन से फैक्टर है आपको कंसीडर करते हुए इसमें लेना चाहिए कि आपको ये इस एग्जाम की तैयारी करें एसएससी की। देयर आर मेनी हु लीव प्राइवेट सेक्टर जॉब टू ज्वाइन गवर्नमेंट सेक्टर। कुछ ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़कर और गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। कई रीजन हो सकते हैं, वो स्किल इनहेंस नहीं कर पा रहे होंगे, या उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा होगा, या फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, या उसको लगता है कि जॉब सिक्योरिटी तेरी फिलहाल नहीं है उसको, या क्या है कि सारे फ्रेंड उसके एसएससी की तरफ भाग रहे हैं तो वो भी भागना स्टार्ट कर देता है। तो कई एक रीजन मिलते हैं उसके दिमाग में बैठ जाते हैं जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करता है प्राइवेट सेक्टर जॉब को छोड़कर। और ऑल्सो देर आर फ्यू, और कुछ ऐसे भी हैं जो आम तौर पे आपकी नजरों से में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि कोचिंग सेंटर तो कभी बताएंगे नहीं ये वाली बात कि सरकारी जॉब को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं। वो तभी पता चलेगा जब आप किसी टीचर को देखेंगे कि उसने वो एग्जाम क्वालिफाई किया, छोड़ दिया उसने 1-2 साल जॉब की, या किसी आप खास ऐसे आदमी को देखोगे, ऐसे को देखोगे जो बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसने, क्योंकि वो चर्चा में आ जाता है फिर। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे मिला हूं जिनसे कि जिन्होंने जॉब छोड़ दी पब्लिक सेक्टर वाली या गवर्नमेंट जॉब, और प्राइवेट सेक्टर में अपना काम स्टार्ट कर लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपने जो डिसीजन ले रहे हैं उसका आधार क्या है, क्या आप रैशनल डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, और आप जब ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसमें आपको प्रॉफिट लॉस कितना बन रहा है, क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की, दो जो हमारी स्टूडेंट भी एजुकेशन का सिलेक्शन हुआ, और कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है कोई कहीं पे, लेकिन वो केरला में, उनकी शादी नहीं हो रही है,
या फिर तमिलनाडु में उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि वो क्या इसमें मिस्टेक कर गए कि क्या जॉब की तैयारी या गवर्नमेंट जॉब बुरी नहीं थी, लेकिन शायद क्या है कि वो पोस्ट सिलेक्शन में गड़बड़ कर गई, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी होम टाउन या वहां पे पोस्टिंग न होने की वजह से घर वालों को उसको लड़का देखने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे फैक्टर को भी आपको कंसीडर जरूर करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रभावित करें, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको डिसीजन चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बार डिसीजन लेने के बाद में। डिसीजन शुड बी प्योरली योर ओन, कि मेरे कहने से नहीं या किसी दूसरे कहने से नहीं, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस सरकारी जॉब से, क्या ऐसा तो नहीं है आपकी एक्सपेक्टेशन आपने गलत सेट कर रखी है, आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या प्रायोरिटी है, आपकी प्रायोरिटी कितना है, कई है रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में, कई नहीं लेना चाहते हैं, तो ये आपका क्या स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर क्या सोचना है। इनकम और सोशल स्टेटस है, इसके ऊपर भी आपको जरूर सोचना है। अगर आपका बहुत ज्यादा पुअर फैमिली बैकग्राउंड है, क्या आप 2-3 साल की तैयारी इसको हैंडल कर पाएंगे इस दौरान में, ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप फिर क्या क्या अल्टरनेट आपके सामने है। वेयर डू यू वांट टू सेटल इन लाइफ आफ्टर मैरिज, ये स्पेशली फीमेल के लिए और कुछ मेल के लिए भी ये एप्लीकेबल जरूर होता है। योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो इन सारी चीजों का अगर खुद का मूल्यांकन करेंगे बिना किसी के दबाव में या बिना किसी के इन्फ्लुएंस होकर, तो आप एक राइट डिसीजन लेने की तरफ बढ़ेंगे। वट एवर यू डिसाइड एग्जीक्यूट प्रॉपरली, अगर आप सरकारी की करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आप दिमाग में फैसला करें उस पे 100% डेडिकेशन के साथ में काम करें। हाफ हार्टेड काम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे देख लेते हैं। एसएससी एग्जाम है, जो एसएससी एग्जाम है ओनली और इंक्लूड अदर एग्जाम टू रिड्यूस रिस्क। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ एसएससी की तैयारी करें या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करें साथ में, क्योंकि एसएससी की जो 4 स्टेज होती है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर टायर 3, टायर 4 है, इसमें भी क्योंकि पेपर है मैनुअली चेक होते हैं, तो 3-4 महीने कम से कम इनके पेपर चेक करने में लगते हैं। ऐसे ही टायर 4 के 3-4 महीने पेपर चेक करने में लगते हैं। कुल मिलाकर 8-7 महीने का गेम तो ये है टायर 3 और टायर 4, इसके अलावा टायर 1 और टायर 2। तो कुल मिलाकर आप देखें तो समय होता है आपके पास में 2 से 3 साल, मतलब जब आप आज स्टार्ट करते हैं तैयारी करना तो 2 से 3 साल का आपके पास समय होना चाहिए, जब लगेगा आपको, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग आएगी। रिजल्ट नहीं, ज्वाइनिंग आने में, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में भी कई बार 5 महीने, 6 महीने, 1 साल ये लग जाता है अल्टीमेटली। तो आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर जब से आपने तैयारी स्टार्ट की और जब आपको अपॉइंटमेंट, मतलब कि आप ऑफिस में बैठना स्टार्ट कर देते हैं जॉब लगने के बाद में, ठीक है। और मैं असली ज्वाइनिंग तभी मानता हूं जब ऑफिस में लगने के बाद 2-4 महीने आप देखते हैं वहां पे कि किस तरह का माहौल है, कि आप इसमें फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। कई बार स्टूडेंट वही ढेर हो जाता है जाने के बाद में भी, इतनी मेहनत की और वहां पे वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो इस पूरे जो प्रकरण है उसमें 2-3 साल का समय तो लगता ही है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। बी रियलिस्टिक एंड इन्फॉर्मेटिव अबाउट द सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कई बार क्या होता है, कोर्ट केस होते हैं, कई बार यूएम टाइप के इस तरह के इश्यू आते हैं, तो ये पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का होगा और आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। इससे आपको अवेयर होना है। आप ये अज्यूम मत कीजिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप इंटरव्यू देने के लिए गए, सिलेक्शन एक आदमी के हाथ में डिसाइड होता है। गवर्नमेंट सेक्टर का बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है, लीगल प्रक्रिया होती है, उससे भी गुजरना होता है उसको, तो इसमें समय लगता है। सिस्टम को समझिए, सिर्फ कोसने से काम नहीं चलने वाला है। रिस्क इन एवरी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन में रिस्क होता है। प्रिपरेशन है वो अपने आप में एक प्रोफेशन है। ये 2-3 साल का टाइम है, ये भी एक प्रोफेशनल आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको पार्ट टाइम ले रहे हैं। पर परसिस्टेंसी, सेल्फ मोटिवेशन, प्रॉपर गाइडेंस है, ये आपके रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आप लगातार तैयारी करते हैं, अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया और आप अगर रेलेवेंट कंटेंट पढ़ते हैं, सारी चीजों की समझ है, जैसे कि अगर ब्यूरोक्रेसी की समझ है तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानकारी ही नहीं है और आप क्या कोर्ट प्रोसेस को भी नहीं समझते हैं, तो छोटी छोटी बातों से ही आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर देंगे और कोसना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर गाइडेंस आपको हेल्प करेगी, आपको काउंसल करेगी माइंड से भी कि ये प्रोसेस कैसे चलेगा 2-3 साल का। अवेल अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट ए जॉब, यू थिंक। कई बार क्या होता है कि जॉब आपको मिल गई, आप बड़े लड्डू बांटना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या 3 महीने के बाद आप जॉब छोड़ रहे हैं, या आप चेंज करने की सोच रहे हैं, या आप ट्रांसफर के लिए सोच रहे हैं। तो आपको एक बार थोड़ा सा सेटल होना है उसमें।
अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि क्या आपको एग्जाम में रीराइट भी करना है क्या। जैसे कि कई बार स्टूडेंट क्या है कि हम देखते हैं 2015 में जिसकी ज्वाइनिंग हो रही है या 2016 में हो रही है, 2020 में भी अप्लाई कर रहा है, 2 साल बीच में गायब हो गया उसके बावजूद। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया पूरे सिस्टम को। तो जब से आप स्टार्ट तैयारी करें, वो पूरा सोच समझ कर डिसीजन लेते हुए, ज्वाइनिंग के बाद में भी 5-6 महीने का वेट करते हुए इस पूरे प्रकरण में आप ऐसे सर्कल में आइए कि आपने जो सोचा था वो मिल पा रहा है, या अगर नहीं मिल पा रहा है, कमी रह गई, तो आप उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। क्या एग्जाम दोबारा रीराइट करते हुए आप लोकेशन या पोस्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो उसको, या फिर क्या है कि इसी तरह का कोई और एग्जाम है जो कि आप क्वालिफाई कर सकते थे, जो कि हायर आपको पोजीशन दिला सकता था। तो ये सारा आपका जो डोमेन होना चाहिए अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा इनकैश करने के लिए। एसएससी एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम, ये कितना टाइम मांगता है, हाउ मच टाइम यू नीड। देखो ये डिपेंड करता है कि आप बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन जब से आप तैयारी करते हैं और आखिर में आपकी अपॉइंटमेंट होती है, जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा स्टे भी करना होता है, वहां पे 2 से 4 साल का समय लग सकता है। कई बार क्या होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं, आपके पास अच्छा लक है और आपके पत्ते सही गिर गए, तो हो सकता है 2-2.5 में भी आपको जॉब मिल जाए। मतलब 2 साल तो आप मिनिमम मानकर ही चलिए, 2 से 2.5 साल। और अगर 1-2 राउंड आपके मिस हो गए हैं, 1-2 चांस मिस हो गए हैं, तो आप 3 से 4 साल का समय भी लग सकता है। 4 साल से लंबे अगर कोई बच्चा, मुझे लगता है कि इसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, इस पूरे प्रोसेस को, तो उसको हो सकता है ज्यादातर केस में छोड़ देते हैं और कोई ऑप्शन की तलाश करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। डिपेंड्स ऑन योर लक, योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस, योर एबिलिटी एंड फोकस। अगर आप फोकस करते हैं तो आपके चांसेस है कि आप 2-2.5 साल में आपको नौकरी मिले, फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी मिले। योर कंटेंट व्हाट यू स्टडी, ये इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों की बातों में आकर ये किताब पढ़, वो किताब पढ़, किताबें पढ़ते रह गए, कुछ हुआ नहीं। अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। टायर कितने होते हैं, कई मैंने देखा कि 60-70% है जो बच्चे स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता टायर 2 भी होता है, या टायर 3 भी होता है, या टायर 4 भी होता है, या किसके नंबर काउंट होते हैं नहीं होते हैं। वो बस तैयारी करते रहते हैं, कोचिंग लेते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर बाद में पता चलता है यार ये तो टायर 2 भी है इसमें, तो उसको एक झटका लगता है। लेकिन अगर पहले ही उसको पता हो तो उसको स्ट्रेटजी बनाने में ज्यादा आसानी मिल जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैलेंडर से रिलेटेड जहां तक सवाल है, एसएससी कैलेंडर रिलीज करती है, और जो अभी कैलेंडर था इसका मतलब कोरोना वायरस जो कि असाधारण सिचुएशन है, ये टाइम अनसर्टेनिटी का बड़ा टफ टाइम है इंडिया के लिए, हर इंसान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है। और ये टाइम इस तरह का टाइम है कुछ 100-200 सालों में एक बार ही आता है किसी के सामने, किसी देश के सामने। तो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, बहुत भयानक इम्पैक्ट है, और कैलेंडर के ऊपर भी है और कंपटीशन के ऊपर भी होने वाला है। इसमें डेट चेंजेस होने की संभावना है। हो सकता है अभी जो रूल एंड रेगुलेशन बने, हो सकता है इंडिया अभी पीक पे पहुंचा ही नहीं है, बाद में पीक पे पहुंचे 1-2 महीने के बाद में। तो कम से कम ये जरूर है कि 5-6 महीने से पहले कोई एग्जाम इसमें नहीं होने वाला। हो सकता है 1-2 महीने के बाद में ही एसएससी इसको कैलेंडर को डिसाइड करे, एग्जाम का पैटर्न सोचे। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हैं कि 5-6 महीने तक अगर एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है चांस करने की। इस दौरान बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। हो सकता है सरकारी वाले भी कुछ जो दूसरी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, वो अपने डिसीजन को चेंज करते हुए अपने राज्य में आना चाहते हैं। इस तरह के फैसले भी होंगे जिसमें कि वो सरकारी जॉब के लिए तैयारी ज्यादा कर सकते हैं। मेरा जहां तक मानना है कि इसमें कंपटीशन है, अब ये बढ़ेगा, और इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अनसर्टेनिटी भी बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी इस लिहाज से बढ़ेगी क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा जब लोग अप्लाई करते हैं, कंपटीशन में बढ़ जाता है, आपकी छोटी मोटी भी मिस्टेक होती है आपको एग्जाम से बाहर कर सकती है। अगर टायर 1 में मिस्टेक होती है, टायर 2 में मिस्टेक होती है, तो छोटी मोटी, या टायर 3, टायर 4, तो ये लंबे प्रोसेस में कोई भी मिस्टेक कर बैठते हैं, या एग्जाम वाला दिन आपका ठीक नहीं गया है, या बाय चांस कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और बस टाइम पे नहीं पहुंची, या आप उस सिटी में नहीं पहुंचे, या सेंटर पे आपके साथ कोई हादसा हो गया इस तरह का जिसमें कि आप दरवाजे के अंदर ही नहीं, गेट के अंदर ही नहीं जा पाए, तो ऐसी सिचुएशन है उसमें बढ़ जाती है, जो अनसर्टेनिटी का माहौल बढ़ता है, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगले 6 महीने तक तो मुझे लगता है कोई एग्जाम नहीं होगा, और उसके बाद में आपको एक बड़े कंपटीशन के रूप में काफी लोग है आपके सामने नजर होंगे, जिन्होंने कि ऑलरेडी एग्जाम भी दिया हुआ है। अभी भी तो टायर 2-3 वाले भी जो स्टूडेंट वो भी शायद अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, वो भी नए स्टूडेंट भी आएंगे, तो एक बड़े लेवल के कंपटीशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे देख लेते हैं कि जो
जो टायर 4 4 स्टेजेस होती है एग्जाम की एसएससी सीजीएल की, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कंटेंट होता है मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एसएससी एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो टायर 1 हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, या कोई भी एग्जाम हो। जैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो सभी में इस तरह के ही आएंगे क्वेश्चन। वो एग्जाम के वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है किसके पास में वो वेंडर है, ठीक है। और एसएससी इसी तरह के पैटर्न को रखती है, तो वो आपको समझने की बहुत जरूरत होती है, इससे एफिकेसी आपकी बढ़ेगी और आप ज्यादा एफिशिएंटली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि टायर 1 है क्या एक्चुअल में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक पेपर होता है 200 नंबर का होता है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, गलत हो गया तो 0.5 आपका नेगेटिव मार्क हो जाएगा। 2 घंटे का ये टेस्ट होता है। इसमें 60 क्वेश्चन, सॉरी इसमें जो 60 मिनट का टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम नहीं होता ये, सॉरी 60 मिनट का टाइम होता है, 60 मिनट का टाइम होता है, ये दिमाग में रखें। और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो ये आप इसमें से आराम से आप कर पाते हैं। अगर प्रैक्टिस ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली आपके सामने पेपर लेंथी आपको नजर आएगा। तो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25, रीजनिंग के 25 और जीए के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 25-25 क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज लेवल है क्वेश्चन का, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इसमें फिलहाल कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यू शुड एम फॉर 160 मार्क्स है, 200 में से नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी 160 नंबर से आपको ज्यादा चाहिए अगर आप लाइन में आना चाहते हैं। हो सकता है 140 के आसपास तो कट हो भी जाए, तो 160 170 की रेंज में जब नंबर होंगे तभी आप है, क्योंकि ये नंबर काउंट होते हैं आगे जो बढ़ेगी। जहां तक टायर 2 का सवाल है, टायर 2 में क्या है कि मैथ और इंग्लिश आता है। मैथ 200 मार्क्स का होगा, इंग्लिश 200 मार्क्स का होगा, मार्क्स की होगी। 200 इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 0.5 मार्क्स होगा, और इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये नेगेटिव मार्किंग का सवाल है। देखो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि 1 नंबर का 0.25 नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि 2 घंटे में मैथ के 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 क्वेश्चन होते हैं। ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। ये 400 में से अगर आप 350 के से ज्यादा का एम रखते हैं तो आप जॉब की लाइन में आ सकते हैं, उससे नीचे बड़ा मुश्किल होता जाता है। एओ का और जो जेएसओ होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसकी अगर आप तैयारी करते हैं, ये आपका इसमें कोई ज्यादा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है जो ग्रेजुएट है। और इसमें क्या है कि कुछ एक स्पेशल मैथ और स्टैटिस्टिक्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, बैकग्राउंड भी होना चाहिए। तो ये पूरी अलग से वीडियो है इसके ऊपर, वो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और हमारे ब्लॉग पे जाकर आप इनकी भी जानकारी ले सकते हैं पूरी। इससे आपके जॉब की संभावना है बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है। हो सकता है आप टैक्स असिस्टेंट न बन पाए, लेकिन ये एओ बन पाए, तो ऐसे भी हो सकता है। स्पेशली जो 2 साल पहले हुआ था, हमने यही देखा था। तो जरूर इसको इंक्लूड कर सकते हैं आप अपने तर्कश में। फिर आ जाता है एसएससी सीजीएल टायर 3। एसएससी सीजीएल देखो, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, टायर 3 होता है, और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एग्जाम होते हैं, मार्क्स है वो मेरिट में काउंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको लीड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सिलेबस है वो आमतौर पे इसमें एसए और एक लेटर पूछा जाता है, 50 नंबर का एसए और 50 नंबर का लेटर पूछा जाता है। ये इसका बेसिक है। उसके अलावा भी हो सकता है पैराग्राफ है या कोई और चीज भी पूछी जा सकती है। टॉपिक्स है वो बहुत सिंपल से ही होते हैं, बेसिक होते हैं। सोशल इश्यू हुआ, करंट इश्यू हुआ, कोर्ट्स हुई, कोई इकोनॉमिक इश्यू हुआ, स्पोर्ट्स, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ है, पॉल्यूशन है। तो इसी तरह के मुद्दों पे आमतौर पे टॉपिक आते हैं। जहां तक और ये 3 से 4 महीने का एसएससी को मैनुअल चेकिंग करने में लगता है, तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस होता है टायर 3 का। एसएससी सीजीएल टायर 4 होता है, ये भी एक मैनुअल चेकिंग होती है, तो इसमें भी एक लंबा प्रोसेस होता है रिजल्ट आने में वगैरह में। आमतौर पर स्टूडेंट इसको नजरअंदाज कर देते हैं, टायर 3 टायर 4 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। वो कंपेयर करते हैं कंप्यूटर जो टेस्ट होता है जैसे कि टायर 1 का, उसके साथ में कंपेयर कर बैठते हैं। ये एक मैनुअल प्रोसेस होता है, वो टेडियस प्रोसेस होता है पीछे। आमतौर पर स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन इनमें टाइम लगता है टायर 3 और टायर 4 में रिजल्ट आने में भी, और इसमें गड़बड़ होने की संभावना बहुत होती है, लक भी चाहिए आपका। एसएससी सीजीएल टायर 4 है, लगभग 50% से ज्यादा जॉब के लिए कंप्यूटर स्किल आपकी टेस्ट करती है, जिसमें कि डीएसटी या सीपीटी हो सकता है। क्वालिफाइंग नेचर है हालांकि ये, लेकिन अगर इसमें आप बाहर हो गए तो 50% जॉब है आपके हाथ से चली गई, तो ये जरूर आपको ध्यान में रख लेना है। फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें आपका टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये तीनों के नंबर काउंट होते हैं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। आप कोई भी चीज को मिस नहीं या लाइटली नहीं ले सकते। जहां तक सिलेबस का, तो सिलेबस, फोकस एरिया, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो इस टॉपिक में हम करेंगे, तो बेसिक आइडिया है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको।
इसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है। डिटेल सिलेबस है, आपको पिनेकल की वेबसाइट पर जाकर देख लेना जो नोटिफिकेशन में आया था। मैथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैथ और इंग्लिश इनफैक्ट की कंट्रीब्यूटर होते हैं, इसलिए आपकी इंग्लिश जरूर होनी चाहिए अच्छी। बहुत सारे बच्चे हिंदी पे इंप्रूव करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं कि हिंदी में चीजें करने की कोशिश करते हैं। आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इंग्लिश ही नहीं आई तो 250 नंबर की तो इंग्लिश ही है, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, आप बात बनेगी नहीं। आमतौर पे बहुत सारे बच्चे 250 में से या तो 250 ही कर देते हैं या 240 के आसपास तो स्कोर कर ही देते हैं। मैथ और इंग्लिश है वो बहुत आसान होता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही बेसिक टाइप के पेपर होते हैं। क्वेश्चन का लेवल ये ऐसा एग्जाम है जहां पे ज्यादा होते नहीं है, इसलिए कंपटीशन है वो ज्यादा इस वजह से कि स्कोर बहुत आई जाता है। आप देखेंगे कि टायर 1 में 200 में से 200 नंबर लिए बैठे हैं, और इंग्लिश में टायर 2 में 200 में से 200 लिए बैठे हैं। मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर है, 180-90 के आसपास आ जाता है। 50 में से 50 टायर 1 में आराम से ले लेते हैं, रीजनिंग में ले लेते हैं, तो इसलिए वो ले पाते हैं। जबकि यूपीएससी जैसी एग्जाम आईएएस में 30-40% मेरिट जाती है, अगर हम मेंस की बात करें, और प्रीलिम्स में लगभग 50% के आसपास। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कम जाने का रीजन ये है कि वहां की लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल कम होता है, कॉम्पिटिशन लेवल हाई होता है। 90% स्कोर अगर आपने कर भी दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि जॉब मिले। तो इस तरह की आपको दिमाग में रखना है कि मैं प्रैक्टिस करूं, रेलेवेंट चीजों पे करूं और एक बड़े स्कोर की तरफ टारगेट रखूं। ये चीजें आपको हेल्प करेगी। जहां तक सवाल है सिलेबस का, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप रीजनिंग देखना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जो कि टीसीएस ने कंडक्ट किए, इससे आपको एक बड़ा आइडिया होगा। वेबसाइट पे जाकर आपको ये देखना पड़ेगा, इससे आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। वरना मैं आगे अकेला ही इस पे आधा घंटा ले लूंगा आपका, तो वो ठीक नहीं होगा। इस पूरी प्रेजेंटेशन का मकसद ओवरऑल गाइडेंस देना है। जो सीईटी का एग्जाम होना है, कॉमन इंट्रेंस जो टेस्ट होगा सभी एग्जाम के लिए, जो गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर रखा है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो हो सकता है 2021 से, हो सकता है 2022 से। मोस्ट प्रोबेबली है वो अगला एग्जाम जो 2021 में होने वाला है, हो सकता है ये 2020 में होने वाला था, वो आगे खिसकर कैलेंडर उसका 2021 हो जाए, और हो सकता है वो भी सीईटी के अंतर्गत हो, लेकिन उसकी संभावना कम है। कम से कम ये वाला एग्जाम तो जरूर एसएससी लेगी, बैंकिंग लेगा अलग से और रेलवे अलग से लेगा, जो मौजूदा एग्जाम होंगे वो वाले, ठीक है। तो इंटीग्रेट के लिए आप पहले तैयार हो जाइए, वरना पता चला कि आपकी जो तैयारी थी वो बेकार चली गई। आप इसके लिए अपने आप को हमेशा अपडेटेड करते रहना चाहिए। इंटेलिजेंटली आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है इस पे, ताकि आप अपनी तैयारी को बेटर इंटीग्रेट कर पाए। आमतौर पर एसएससी के स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस को या करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं, जनरल स्टडी को इग्नोर करते हैं। ये एक उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है अगर सीईटी इंटीग्रेशन में कहीं न कहीं अगर ये क्वालिफाइंग या मेरिट में काउंट होने स्टार्ट हो गया, और या इस पे ज्यादा फोकस हो गया, तो बहुत सारे बच्चे जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे वो पहले ही ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे कंपटीशन में। तो मैथ एसएससी का अच्छे लेवल का होता है, इंग्लिश भी अच्छे लेवल की होती है। हालांकि आप कॉम्प्रिहेंशन वगैरह अखबार पढ़ने पर जरूर फोकस कर सकते हैं, थोड़े हाई लेवल के तैयारी कर सकते हैं, और इंग्लिश रीजनिंग भी थोड़ी ऊपर लेवल की आ सकती है। लेकिन जनरल अवेयरनेस है वो फिर आपके लिए, क्योंकि बाकी चीजें बहुत कम समय में कर सकते हैं अगर आपका लेवल ठीक ठाक है। तो ये वाला लेवल ठीक भी है तो भी समय लगेगा इसको जनरल अवेयरनेस करने में, फिर आपके हाथ से ये एग्जाम है आउट ऑफ कवरेज जा सकता है। इसलिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। बेटर तैयार हो जाइए कि आप जनरल अवेयरनेस से पहले दिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस की सब पे आप बहुत अच्छा फोकस कीजिए, तो आपको रिस्क है वो कम हो जाएंगे। एसएससी जो सीजीएल है, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और डिमोटिवेशन इसमें सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल तो आमतौर पे कम होता है, स्टूडेंट का लेवल होता है ज्यादा, स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। ये ऐसा एग्जाम है जहाँ पे 4 स्टेजेस में एग्जाम होता है, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और होता क्या है कि यहाँ पे जो भी एग्जाम देख रहा है, टायर 2 टायर 3 क्वालिफाई होता है, वो एक्सपर्ट बन जाता है। मतलब कि एक्सपर्ट लोग ज्यादा हैं, तैयारी करने वाले कम हो गए। मोर इस जो एसएससी वाली लाइन में इनफैक्ट आज के टाइम में अगर मैं बात करूं मैं, तो टीचर्स और मेंटर्स है ना, वो स्टूडेंट से ज्यादा हो चुके हैं या अपने आप को साबित कर रहे हैं। इवन ए स्टूडेंट है क्वालिफाई को एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वो भी मेंटर और टीचर बन जाता है। भले ही क्या है कि वो पता चला उस जॉब को छोड़ गया 2 महीने के बाद में, लेकिन वो मेंटर बना हुआ है। ऐसा भी आपको सामने में देखने को मिलेगा। हो सकता है टायर 2 क्वालिफाई किया उसने, बहुत अच्छा स्कोर भी किया, टायर 3 में फेल ही हो गया, लेकिन वो भी मेंटर बना हुआ है। तो फेल वाले मेंटर होने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके सामने चैलेंज ये आ गया कि आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो इतनी ज्यादा हो गई है कि आप उसी में लग गए, आप तैयारी करने में फोकस कम और गाइडेंस लेने में ज्यादा लग गए।
वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन हु इज टीचिंग एंड हु इज स्टूडेंट। बहुत आज के टाइम में हमने देखा पिनेकल के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो यूट्यूब चैनल खोलकर बैठे हैं या किसी दूसरी जगह पे पढ़ा रहे हैं, और हमारे भी स्टूडेंट हैं। तो आपको टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम नजर आएगा इसमें। लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म आज के टाइम में आ चुके हैं, ऑनलाइन ट्यूटर्स भी हैं, कोर्सेज भी हैं। स्टूडेंट है वो हाईली डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ही कम उसको फोकस करना अपने स्टडी पे मुश्किल होता जा रहा है। मोर एंड मोर स्टूडेंट आर बिकमिंग व्यूअर रादर देन एक्चुअल स्टूडेंट, की ज्यादातर क्या है कि व्यूअर का काम कर रहे हैं। ऐसे होते हैं कई स्टूडेंट तो जो नीचे कमेंट सेक्शन में होते हैं यूट्यूब के, उसमें अपना टाइम लगा देते हैं कमेंट पढ़ने में, क्योंकि कुछ ऐसे भी चैनल होते हैं जो कि अफवाह सी छोड़ते रहते हैं या स्टूडेंट को व्यूअरशिप की तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको व्यूज चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसकी तैयारी पे। चैनल चेंजिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चलना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा किसी ने मतलब थोड़ी मार्केटिंग कर दी, उसकी तरफ आप भागना स्टार्ट कर गए। ठीक है, टीचर है वो चेंज फटाफट हो रहे हैं, मतलब बहुत नए टीचर आ रहे हैं, 20-25 टीचर से एक बंदा पढ़ रहा है, तो वो क्या है कि गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअल में क्या है कि ये जो एग्जाम एसएससी का, वो इतने ग्रेट टीचर की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको खुद तैयारी करने की ज्यादा जरूरत है, खुद प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है इसमें। आपको बस बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो चीज काफी है। प्लेटफॉर्म आपके पास ज्यादा चेंजिंग हो रही है, किताबें बदलने की कोशिश हो रही है, मतलब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाकी चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है चीजें। बिल्डिंग नॉन परफॉर्मेंस एंड लेस प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। आप क्या है कि ज्यादातर सोशल मीडिया यूट्यूब इनके चक्कर में बहुत ज्यादा घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और नॉन परफॉर्मेंस का इन्वायरमेंट, डिमोटिवेशन का इन्वायरमेंट आपको बढ़ जाता है। और यहां तक कि ट्रू गाइडेंस है, अगर कोई आपको सच बोलना स्टार्ट करे, बताए कि भाई आप इस पे फोकस करो, आपको बुरा लगना लग जाता है, क्योंकि ट्रू गाइडेंस उस टाइम में आपको अच्छी नहीं लगती, या पता भी नहीं चलता कि ये वास्तव में सच भी ठीक बोल रहा है कि आपको, वो आपको खरी बातें बुरा लगना स्टार्ट कर देती है। एसएससी एग्जाम स्टूडेंट है वो आमतौर पे कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि जो पूरे स्ट्रक्चर है, सिस्टम है एसएससी का, ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशरी का, इस प्रोसेस को न समझते हुए, और बहुत ज्यादा जैसे कि कैलेंडर आया अभी कि अगस्त में एग्जाम होगा या नवंबर में एग्जाम होगा, तो आपको लगता है कि नवंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर जनवरी तक जॉब मिल जाएगी, ऐसा सोचना स्टार्ट कर देते हैं कई स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं होता। 60 से 70% स्टूडेंट है उनको तो चारों स्टेजेस का पूरी जानकारी नहीं होती। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि वो भी एक रीजन होता है डिमोटिवेशन का, क्यों कहीं कहीं लपेटे में आ जाते हैं टायर 1, टायर 2, टायर 3 या टायर 4 में, और बाद में जब पता चलता है सच्चाई का, तो वो बड़ा दुख होता है उनको कि ये सच्चाई थी। becomes victim of virtual world, run away from serious relevant quality content and true guidance। तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने हो जाती है कि वो ऐसी अपनी दुनिया में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, तो और वो जो सीरियस प्रिपरेशन है, सीरियस कंटेंट है या रेलेवेंट चीजें हैं, ट्रू गाइडेंस है, उससे वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट इस पे फोकस करते हैं, वो उनकी संभावना बढ़ती जाती है। तो बिकम्स फॉर्म्स फिलिंग पर्सन ऑफ एवरी एग्जाम। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है 6 महीने 1 साल के बाद कहीं पे नहीं हो रहा है, और आपको लगता है तो लगने लग गया कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, जबकि एक्चुअल में टाइम तो 2 से 4 साल था, तो आपने 1 साल के बाद ही ऐसी हालात कर ली अपनी, जिसमें कि आप किसी भी दिशा में नहीं जा रहे लगता है, और उसमें आप क्या है कि जो भी एग्जाम निकले बिना मतलब के वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। और अल्टीमेटली क्या है कि कई बार आप अंध भगत भी बनना स्टार्ट कर देते हैं। अंध भगत का मतलब कि आप किसी टीचर के अंध भगत बन गए। इंडिया में अंध भगत कल्चर बहुत ज्यादा है, चाहे आप पॉलिटिकल लाइन में लीजिए या आप कोई इस लाइन में लीजिए, आशाराम बापू हो, राम रहीम हो, कोई और रामपाल हो, या एक वो महिला भी थी, कोई नित्यानंद हो, कोई जिसने देश भी बना दिया अलग से। तो ऐसी कल्चर है अंधभक्ति की, वो टीचर के साथ में भी अप्लीकेबल है। कई बार क्या टीचर भले ही रेलेवेंट पढ़ाए, जिसका कि कोई मतलब नहीं आपके एग्जाम के साथ में, लेकिन आपको बड़ा हीरो लगता है वो। ठीक है, तो जब तक कि आपकी ये सोच दूर नहीं होगी, आप डिसोसिएट नहीं करेंगे, डिटैच नहीं करेंगे कि इस दुनिया से और इस दुनिया में नहीं आएंगे, आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एसएससी सीजीएल स्टडी कंटेंट, बुक्स, रेलिवेंसी एंड ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट। आज के टाइम में स्टूडेंट के पास ये नहीं है क्या पढ़े, आज के टाइम में है कि वो बहुत सारी चीजों में चूज करना पड़ रहा है कि मोस्ट रेलिवेंट इसमें से क्या हो सकता है। तो मोस्ट रेलिवेंट होगा जो रिसेंट एजेंसी कौन सा एग्जाम कंडक्ट कर रही है। अगर आज के टाइम में टीसीएस कर रही है तो टीसीएस पैटर्न है वो रेलिवेंट है, अगर कर रही है सीफी कर रही है तो सीफी का पैटर्न रेलिवेंट हो जाएगा, अगर कोई और कर रहा है तो उसका रेलिवेंट हो जाएगा। तो अगर आप
एक पैटर्न को समझ पाते हैं, उस एजेंसी के बिहेवियर को समझ पाते हैं, तो आपकी जो तैयारी का करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वैसे तो बेसिक मैथमेटिक्स आप बोलेंगे वो तो बेसिक ही है, इंग्लिश बेसिक है, लेकिन उसमें से जब आप कंपटीशन के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो फिर हर एग्जाम का अलग अलग हो जाता है। जैसे बैंकिंग का अलग पैटर्न होता है, एसएससी का अलग होता है, रेलवे का अलग होता है। आपको प्रिसाइजली कि जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आज के टाइम में आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है अब 2011 में क्या आ रहा था, 2012 में क्या आ रहा था, 2013 में क्या आ रहा था, उन क्वेश्चन को करेंगे तो वो इतनी एफिशिएंसी नहीं देंगे जो उन 2019 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जो एजेंसी होती है उसका एक अलग सा पैटर्न हो जाता है। 2-4 नंबर ही आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन के लिए मैटर करते हैं, तो 2-4 नंबर के लिए ही आपको वो रेलिवेंट स्टडी को पहचान करनी होती है। तो टीसीएस जो कंडक्टेड पेपर है वो आपके लिए बेस्ट तरीका है, मोस्ट रेलिवेंट है वो, और वो बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। No book is relevant which is beyond does not include all SSC CGL। अगर किसी किताब में जो आप पढ़ रहे हैं या किसी स्टडी कंटेंट में जो कि टीसीएस द्वारा कंडक्टेड है, टायर 1 के पेपर नहीं है, टायर 2 के नहीं है, सीपीओ सीएचएस वो एमटीएस के नहीं है, और वो पुरानी बातें हो रही है, तो वो इतनी रेलेवेंट नहीं है। अगर आप 2011 से लेकर 2017 तक जो पेपर आए हैं अगर उसके ऊपर फोकस करते हैं, दूसरा क्या 2018-19 में उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इतने काफी हैं ये, तो ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव देगा और ये आपको कम प्रोडक्टिविटी देगा। तो इस बात का भी जरूर ध्यान में रखें। और 2004 में या 2009 में 5 में क्या आता था, आज के टाइम में उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, या उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए जब आपके सामने 2018-19 में इतना बड़ा डाटा है क्वेश्चन का, हजारों क्वेश्चन है, और वो भी अगर आप कर लें तो, या उसी पैटर्न पे आप कर लें तो आपकी पूरी मेहरबानी संभावना बढ़ेगी आपकी। यू कैन चूज पिनेकल, या पिनेकल से भी आप यूज कर सकते हैं, पिनेकल कंटेंट जो कि इसी पैटर्न पे आधारित है, या अगर और कोई रिसोर्स आपको लगता है कि जो इस पे फोकस कर रहा है 100%, ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अवॉइड ओवरबर्डन ऑफ कंटेंट, एक्सेसिव कंटेंट कैन बी यूर हिडन एनिमी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं बहुत पुराने जमाने की, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो आनी चाहिए रिसेंट चीजों पे। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल वेयर डू यू, क्वेश्चन आपके सामने, वेयर डू यू स्टैंड नाउ एंड यू आर प्लानिंग, कहां पे आप फिलहाल कर रहे हैं, क्या आप फ्रेशर हैं? अगर आप फ्रेशर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, सारी जानकारी मैंने दी है। अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कौन सी गलतियां कर रहे हैं, क्या सिलेबस है, टायर 4 कितने होते हैं, सारी चीजों का अगर आपको पता चल रहा है किन चीजों में फोकस करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। हैव यू टेकन एग्जाम एंड कुड नॉट सक्सीड, जब आप इस एग्जाम को आपने दिया है और सक्सेस नहीं है, तो इस वीडियो के साथ आप अपने आपको रिलेट कर सकते हैं कि आपसे कौन सी गलतियां हुई है जब आप वीडियो पूरा देख रहे होंगे। हैव यू क्वालिफाइड एनी टायर 1 और 2, हो सकता है कि आप कोई थोड़े बहुत नंबर से रह गए हो, मतलब कि आप लगातार एफर्ट करने से आप इसमें निकल जाएंगे। यू हैव रीच टायर 4, लेकिन अभी क्या है कि इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो जो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है आपको इसका छोड़ना नहीं चाहिए तैयारी करना, जब तक कि आपकी जॉब लगे। जॉब में 4-5 महीने आप नए बिता लें, आपको ये नहीं मानना चाहिए कि आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना। गोइंग फॉर रैंक इंप्रूवमेंट और प्लेस, और आर यू वर्किंग एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग, इन चीजों पे आपको देखना है कि आप फिलहाल कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। इससे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप अपने आप को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग अलग मुद्दों पे जो हमारा साइट है एसएससी सीजीएल की, उस पे ब्लॉग लिखता रहता हूँ, आर्टिकल लिखता रहता हूँ, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं जिसपे कि मैं उस पे कंटेंट बनाऊं गाइडेंस से लेकर। हाउ मच यू टाइम यू शुड इन्वेस्ट, कि आपको कितना समय इन्वेस्ट करना चाहिए पर्टिकुलर चीज के लिए। तो डिपेंड ऑन करंट लेवल, आपका लेवल क्या, फ्रेशर हैं या आप 4 स्टेजेस को क्रॉस कर चुके हैं। एफिकेसी की आप स्टडी करने की, अब ऐसा नहीं है सारा दिन बैठे में 12 घंटे में उधर उधर की बातें आप देखते रहते हैं, यूट्यूब चैनलों पर बैठे रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपको आप खुद कितना कर रहे हैं, मैथ के खुद सॉल्व कितने किए क्वेश्चन, कितनी स्पीड से आपने किए क्वेश्चन, वो मैटर करता है। रीजनिंग है कितनी स्पीड से किए, आपको एक टीवी की तरह वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। 6 से 8 घंटा अगर आप समय लगाते हैं डेली, तो आप ये काफी है, ये इससे आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। भले ही आप 15 घंटे लगा दे अगर रेलिवेंट नहीं है, या 2-4 घंटे भी अगर रेलिवेंट निकालते हैं, लेवल आपका अच्छा है, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो आपको उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटे तो लगाना चाहिए, जिससे कि कंपटीशन में आप लड़ पाए। ठीक है,
अब आ जाता है कि पिनेकल आपके लिए क्या है। पिनेकल में आपके पास तो मैंने पूरी गाइडेंस दी है, इसी तरह की गाइडेंस हम लोग बीच बीच में समय समय पे देते रहते हैं, जिससे कि आप एक ट्रू गाइडेंस ले पाएं और अपने टाइम वेस्ट इधर उधर न करें। डे वाइज शेड्यूल इसमें होता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जिससे कि आपकी पूरी कंटिन्यूटी बने। आमतौर पर स्टूडेंट है वो मार खाते हैं कंटिन्यूटी न बना पाने में। तो कंटिन्यूटी बनती है, अपने आप ऑटो गाइडेंस मोड में आ जाते हैं आपको कि आज ये पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सपर्ट ने आपको दिया है कि ये रिसर्च करने के बाद में दिया गया, आपको 8-10 साल की रिसर्च की है, एक्सपर्ट है, तो वो लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करके दे रहे हैं। डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, और इसके लिए टीम लगती है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट को मैं अकेला बना रहा हूँ, इसके लिए 15-20 लोग लगते हैं। कुछ लोग वो भी होते हैं जो कंटेंट बनाते हैं, रिसेंटली अभी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उन्होंने एक अच्छे लेवल टॉप 100 इंडिया में आए हैं, तो वो क्या है कि उनसे वो क्वेश्चन भी बनाते हैं इसमें। इसके अलावा क्या होता है कि जो दूसरी टीम भी होती है जो कि मार्केटिंग एस्पेक्ट भी देखती है कि जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। टीचर होते हैं वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि किस तरह का बिहेवियर होता है, किस तरह स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, तो वो एक रिसर्च होती है डाटा के साथ में। सिस्टमेटिक अरेंज्ड वीडियो है, पीडीएफ, बहुत सारे वीडियो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं और लगातार बनाते रहते हैं। तो उनको अगर डे वाइज शेड्यूल आपको दे दिया जाता है, उनमें वीडियो होते हैं, आपके पीडीएफ होते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाती है। बेसिक से एडवांस सारा कोर्स कंटेंट है वो डिजाइन है। वीडियो कंप्लीट कोर्स और न्यू अपडेट हमेशा होते रहते हैं। पीडीएफ आपको साथ में मिलते हैं। यूनिट टेस्ट होते हैं जिससे कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं। टायर 1 के 100 जो टीसीएस पैटर्न पे, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पे भी हम लोग 200 टेस्ट देते हैं आपको। टायर 2 में 80 टेस्ट होते हैं, टायर 2 का 80 टेस्ट। डबल डाउट क्लियरिंग सपोर्ट होती है, अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आप ईमेल डाल सकते हैं, उसका सिस्टम होता है। कंटिन्यूस अपडेट होता है कंटेंट में लगातार, जिससे कि हम लोग कोर्स बनाते रहते हैं, नए नए वीडियो बनाते रहते हैं, नए नए टेस्ट सीरीज लॉन्च करते रहते हैं, जैसे एग्जाम की सिचुएशन है उसके अनुसार में। और गाइडेंस और सपोर्ट इस दौरान पूरी मिलती है। कंप्लीट कवरेज करते हैं टायर 1 और टायर 2 की, जो इस पर्टिकुलर बैच की जहां तक सवाल है इसमें होगा। टायर 1 और टायर 2 सभी सब्जेक्ट का सभी टेस्ट इसमें इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज वगैरह। अलग से आपको कोई किताब कॉपी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। वैलिडिटी है इस कोर्स की टिल एग्जाम है। तो ये कोर्स आपको ज्वाइन कैसे करना है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे करें आप ज्वाइन, हमारी वेब, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, एक तो ये लिखा मिलेगा आपको एसएससी सीजीएल जॉब एश्योर्ड टायर प्रोग्राम, ये 3 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है उसके शेड्यूल आपको देगा। लेकिन अगर आप ये जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, ये हमारा अम्ब्रेला कोर्स है। इसके अलावा हार्ड ड्राइव कोर्स भी होता है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा है इसमें, तो हमने इसको रोका हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुरियर वगैरह अगर इसमें पूरा रोल आ जाता है, तो फिलहाल उसको हमने एक बार रोका हुआ है। लेकिन ये कोर्स लेने से क्या होता है कि इसमें जितने भी हमारे अगले 2 साल तक के लिए कोर्सेज होंगे, कोई नया वीडियो कोर्स लॉन्च होता है या फिर वो सारे के सारे इसका हिस्सा बनते हैं। इसमें टायर 1 टायर 2 इंक्लूडेड है, इसमें टायर 3 और टायर 4 भी साथ में इंक्लूड है। मतलब कि ये हमारा मास्टर कोर्स है, ये स्पेसिफिक कोर्स है 2020-21 के लिए, जो आगे कैलेंडर में एग्जाम होगा, जो हो सकता है आगे जनवरी फरवरी मार्च के आसपास एग्जाम हो इसका। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे जाना है ssccglpinnacle.com, या हमारी पिनेकल जो लर्निंग ऐप है वहां से भी ये कोर्स खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, उससे वहां पे पिनेकल लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उससे आप कोर्स खरीद सकते हैं। फॉर एनी क्यूरी है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कहाँ पे जाना, आपको डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी टीम सपोर्ट टीम के नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है और ये ईमेल आईडी है। तो ऐसे करके आप हम तक पहुंच सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य था वो गाइडेंस देना, अलग अलग जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट की वो उसको एडजस्ट करना, और कोर्स के बताना कि हम आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।